हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल। मित्रों, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी आज पीवीपी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित अपनी एक पुस्तक पर चर्चा करूंगा कि ये आपके लिए कितनी और कैसे उपयोगी है। हिंदी माध्यम की यह पुस्तक दंड विधि समस्या आधारित प्रश्न शीर्षक से प्रकाशित है, जिसमें समस्या आधारित प्रश्न आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस यानी भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य विधि पर जितने भी समस्यात्मक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का व्याख्या सहित उत्तर है। मैं आपको एक बात बता दूं कि प्री परीक्षा में जब कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसके साथ 4 ऑप्शन होता है, तो उसका उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है, यानी दिए गए विकल्पों में से आपको एक चुनना होता है। दिए गए विकल्पों में से एक चुनना होता है, यानी यक्ष प्रश्न होता है। जैसे यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हारे 4 भाइयों में से किसको जिंदा करूं, तो अब उन 4 में से चुनना था किसको जिंदा करना है, ठीक है। तो ये यक्ष प्रश्न होता है। जबकि अगर उनको कह दिया जाए कि बताओ चारों भाइयों में से किसको किस कारण से जिंदा करूं, तो चारों के अलग अलग कारण लिख लिए होते तो वो मेंस का आंसर हो जाता। तो प्री में आपको एक चुनना होता है और उसका उपयुक्त कारण होना चाहिए अन्य विकल्पों से अच्छा। तो वही समस्या आधारित प्रश्न अगर प्री में पूछा गया तो संभव है कि दिए गए विकल्पों में से कोई एक उत्तर हमें वहां सही दिखाई दे, क्योंकि अन्य की तुलना में वो सर्वाधिक सही है। लेकिन जब हमको मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए वही प्रश्न आता है तो हमें हमारे सामने विकल्पों की कोई परिसीमा नहीं होती। देयर इज नो लिमिटेशन, नो बाउंड्री ऑफ ऑप्शंस एंड आर नॉट फोर्स्ड टू चूज एनी ऑफ द ऑप्शंस गिवन बाय द एग्जामिनेशन। ओके, इन मेंस एग्जामिनेशन वी आर फ्री टू ड्रॉ आवर आंसर एज पर द लीगल प्रोविजंस इन माय नॉलेज। तो मेंस में वही प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, यानी आपकी कलम जब खुली रहेगी तब क्या क्या उत्तर लिखेंगे। आप पूछ सकते हैं कि क्या प्री में अलग उत्तर और मेंस में अलग उत्तर। तो पहली बात कि 80 to 90% क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है। प्री में भी वही उत्तर मिलेगा, उसी को थोड़ा विस्तृत करके मेंस में लिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका मेंस में उत्तर अलग होने लगता है, प्री में अलग लेकिन मेंस में अलग। जैसे सेक्शन 299 का इलस्ट्रेशन बी, जो कि जेठ झाड़ी के पीछे छिपा है, ये जानता है कि वो छिपा है, उसको मार डालने का आशय रखते हुए बी से कहता है कि गोली चलाओ झाड़ी पर, देखें तुम्हारी निशाना आता है कि नहीं। बी नहीं जानता कि जेठ पीछे छिपा है और इस तरह से बी से गोली चलवाकर ए जेठ की मृत्यु कारित करता है। तो अगर हमको मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए मिले तो हम कहेंगे कि यहां ए जिसने बी से गोली चलवाई जेड को मरवाने के आशय से और मरवाया, वो हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी है। लेकिन प्री परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो क्योंकि ये सेक्शन 299 का इलस्ट्रेशन है और इलस्ट्रेशन में लिखा है कि ये आपराधिक मानववध के लिए दायी है, हमें वही ऑप्ट करना पड़ेगा। तो प्री की परिसीमा है, मेंस की परिसीमा नहीं है। हम मेंस में लिखेंगे कि प्रस्तुत समस्या धारा 299 के दूसरे दृष्टांत पर आधारित है। उस दृष्टांत में आपराधिक मानववध को परिभाषा को व्याख्यायित करने के लिए इस दृष्टांत को प्रस्तुत किया गया है और वहां इसे ए को आपराधिक मानववध का दोषी माना गया है। लेकिन संपूर्ण संहिता के सम्यक सभी प्रावधानों के सम्यक अवलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्योंकि कृत्य ए ने स्वयं नहीं किया बल्कि बी को अपने साधन के रूप में प्रयोग में लिया और ऐसा करने के लिए उसने बी को उकसाया है, इंड्यूस किया है, ठीक है। तो यहां ए एक दुष्प्रेरक के रूप में हत्या कारित किया है, अर्थात उसका दायित्व धारा 302 में सीधे नहीं बल्कि धारा 302 के दुष्प्रेरण के लिए है। और क्योंकि दोनों का दुराशय अलग है, मुख्य परीक्षा में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि क्योंकि दोनों का दुराशय अलग है, बी का दुराशय अलग है, वो सोच रहा है कि निशानेबाजी सीख रहा है जबकि ये सोच रहा है कि मर जाए जेल। मेंसरिया अलग अलग है। तो एक मेंसरिया होती तो लाइबिलिटी एक ही कहां होती 302/109, अलग अलग मेंसरिया है 302/110।
302/110 में लाइबल होगा ए, और 302 में होगा आपराधिक मानववध जो हत्या के कोर्ट में आता है उसमें जाएगा, क्योंकि वो या इस आशय से गोली चलवाता है कि वो मर जाए, या उसको ये ज्ञान है कि वो मर जाएगा और किसी के ऊपर गोली चलाई जाएगी, तो ये मामूली ज्ञान नहीं है, वो मर ही जाएगा का ज्ञान है। तो ऐसे में जब मुख्य परीक्षा में या इंटरव्यू में यही प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कैसे उत्तर लिखना है, और यही क्वेश्चन अगर प्री में आ गया तो क्या लिखना है आपको, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं कि मैं उसमें लिखता हूं कि यही प्रश्न अगर मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप क्या उत्तर करेंगे। मैंने लिखा है, ठीक है, बहुत जगह मैंने लिखा है, जब जरूरत पड़ी है ऐसी तो मैंने लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो ये ठीक है, ठीक है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए जब लिखेंगे तो आपको इस तरह से उत्तर लिखना चाहिए, ऐसा करके मैंने लिखा है। लेकिन इस तरह के स्पष्टीकरण की हर जगह जरूरत नहीं है, कुछ प्रश्नों में ही है। ठीक है, खासकर जो ऐसे दृष्टांतों पर आधारित हैं जो दृष्टांत बहुत एग्जैक्ट नहीं है, आईपीसी के कुछ दृष्टांत बहुत एकदम से एग्जैक्ट नहीं है, और कुछ दृष्टांतों को समझने की हम लोग भूल करते हैं। 299 के जो इलस्ट्रेशन है वो 302 के भी तो हो सकते हैं, यानी मर्डर के भी तो हो सकते हैं, बिकॉज कल्पेबल होमिसाइड में भी मर्डर, मे नॉट बी मर्डर। तो 299 की अगर इन टोटलिटी में अगर इलस्ट्रेशन दी जाएगी तो मर्डर का इलस्ट्रेशन भी 299 में रखा जाएगा। जैसे ए जेड को मारने के आशय से गड्ढा खोदता है, लकड़ी बिछाता है जिससे कि ये मर जाए, मारने का आशय, और जेड उसको सुदृढ़ जमीन समझकर चलता है, नीचे गिरता है, मर जाता है, तो मारने के आशय से कार्य करके मार डाला, प्रथम कोर्ट की हत्या है। कोई एक्सेप्शन अगर 300 का नहीं है तो ये मर्डर है सीधे। लेकिन इलस्ट्रेशन कहां दिया गया, 299 में। तो प्री के लिए तो आपराधिक मानववध लिख देंगे, लेकिन मेंस के लिए उसको डिस्क्राइब करेंगे कि 299 के इलस्ट्रेशन में ये जरूर है, लेकिन 299 का ये ऐसा इलस्ट्रेशन है जो मर्डर की कैटेगरी में आ रहा है आगे चल के। तो ऐसे करके आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ जगह पर इस तरह से व्याख्या अलग से करनी पड़ती है, अन्यथा ठीक है। तो ये कहीं कहीं ही है, ये हर जगह नहीं है। ठीक है, तो मुझे खोजना पड़ेगा कि इस तरह से मैंने कहां लिखा है। ठीक है, लेकिन ये कहीं कहीं होगा जहां ये लिखना पड़ा है। लेकिन मैंने फिर भी सभी समस्यात्मक प्रश्नों का उत्तर इतना पर्याप्त लिखा है कि वह मुख्य परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो जितना मैंने लिखा है, जैसे जिस किसी समस्या का मैंने जितना उत्तर लिखा है, अगर इतना आप लिख देंगे तो इतना उत्तर पर्याप्त है मुख्य परीक्षा में इस प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न के लिए। ठीक है, देखिए जैसे इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है सदोष मानववध 84, मैंने यहां लिखा था विकल्प बी को प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि सही मानना तो उचित हो सकता है, किंतु मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में पूछे जाने पर यह पर्याप्त उत्तर होगा, और दी गई व्याख्या के अनुसार के कार्य को हत्या के दुष्प्रेरण के रूप में स्थापित करना आवश्यक एवं उचित होगा। तो ऐसे करके मैंने लिखा है। ठीक है, तो जहां जरूरत पड़ी। इसके अलावा मैंने इस पुस्तक में एक और बहुत विशेष बात लिखी है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो अटेम्प्ट पर है, क्रिमिनल अटेम्प्ट पर अक्सर वो परेशानी पैदा करते हैं, तो उनको दूर करने के लिए मैंने आपराधिक प्रयत्न पर आधारित समस्यात्मक प्रश्नों की विशेष व्याख्या की कि कैसे इसका उत्तर करें। विधिक नियम 1, विधिक नियम 2, विधिक नियम 3, विधिक नियम 4, 4 तरह के नियम अपनाइए। ये प्री में भी लागू होगा, मेंस में भी। फिर इसके बाद व्याख्या संख्या 1, व्याख्या संख्या 2, व्याख्या संख्या 3, व्याख्या संख्या 4, व्याख्या संख्या 5, व्याख्या संख्या 6, व्याख्या संख्या 7 और व्याख्या संख्या 8 के माध्यम से मैंने अनेक ऐसे जटिल प्रश्नों का समाधान किया है, जिसमें पहला है अमारने के आशय से जादू टोना करता है, इसे प्रयत्न माना जाए या नहीं माना जाए, तो क्यों नहीं माना जाए। दूसरा है अपना ही छाता किसी अन्य का समझकर उठाकर लेकर चला जाता है, तो इसे क्या माना जाए। ब को मार डालने के आशय से खाली गाड़ी पर यह समझकर गोली चलाता है कि उसमें ब मौजूद है, तो इसे क्यों प्रयत्न माना जाए, किस अपराध का प्रयत्न माना जाए। और नकली सिक्का बनाने हेतु रंग खरीदने बाजार जाता है,
उसका बाजार जाना प्रयत्न माना जाए कि न माना जाए। और नकली सिक्का बनाने के आशय से रंग प्राप्त करता है तो इसे नकली सिक्का बनाने का प्रयत्न माना जाए कि तैयारी के रूप में एक पृथक रूप से दंडनीय अपराध माना जाए। कमीशन हमेशा इसे प्रयत्न मानता है। मैंने लिखा है कि इसको आक्षेप इसका किया जाना चाहिए कमीशन को सही करने के लिए कि आप इसको प्रयत्न कैसे मान सकते हैं। नकली सिक्का बनाने के लिए सामग्री खरीदना प्राप्त करना अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। तो यह सिक्का बनाने का प्रयत्न नहीं है बल्कि उसकी तैयारी है, तैयारी के स्तर का कार्य है, अपनी प्रकृति से तैयारी है। नकली सिक्का बनाने का कार्य नहीं है बल्कि उसके लिए रंग जुटाना क्या है, तैयारी है, और उसे ही अलग से दंडनीय बना दिया गया है। तो यह तैयारी की प्रकृति का अपराध है जिसे विशेष रूप से दंडनीय घोषित किया गया है। अतः यह कहना कि यह प्रयत्न है, यह गलत है। यह प्रयत्न की कोटि में आने वाला अपराध नहीं है। यह कमीशन क्या करता है कि इसे प्रयत्न की श्रेणी में मान लेता है। आप इस पर आक्षेप करिए, मेरा तर्क दीजिए, कमीशन को हटना पड़ेगा पीछे। ठीक है, तो चलिए मुख्य परीक्षा में, प्री परीक्षा में आप नहीं चैलेंज देना चाहते हैं छोड़ दीजिए, मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर यानी कॉपी चेक करने वाले आपके तर्क से जरूर प्रभावित होंगे और आपको उत्तर देंगे, आपको नंबर देंगे। और प्रकाशित करने के आशय से अश्लील चित्र प्राप्त करता है और एक महिला ब को गर्भपात कराने के आशय से विष खिलाता है परंतु यह पाया जाता है कि महिला गर्भवती नहीं थी। क ख को मार डालने के आशय से उसे आर्सेनिक समझकर चीनी खिलाता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विवादित दृष्टांत, बहुत विधिवत मैंने लिखा है कि इसको कब क्या माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल जब मैं किताबें लिख रहा था तब बहुत चला था। एक ऐसे व्यक्ति को जीवित समझकर जो हार्ट अटैक से कुछ समय पूर्व मर चुका है, 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले वो ऑलरेडी मर चुका था हार्ट अटैक से, ये उसी को मारने आया था और इस नाते वो भी चाकू से उसको जीवित समझ के चाकू गोद दिया, लेकिन तो पहले से मरा था, उसका चाकू से गोदना क्या है। तो एक ऐसे व्यक्ति को जीवित समझकर जो हार्ट अटैक से कुछ समय पूर्व मर चुका है उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर चाकुओं से प्रहार करता है। क का आपराधिक दायित्व बताइए। देखिएगा क्या है, बहुत विधिवत मैंने लिखा है। ठीक है, इस पर पूरा 1 पेज का मैंने 1.5 पेज में मैंने लिखा है। ये प्रश्न यहां से यहां तक। ठीक है, इस पुस्तक की जितनी विशेषता की जाए वो कम है। ये पुस्तक मैंने अपनी सभी पुस्तकों में सबसे कम पेज की किताब है लेकिन सबसे अधिक समय में लिखी गई है। इसमें गागर में सागर है। ये आपके ऊपर है कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे, ये आप जानिए। मेरा दायित्व है कि मैं इस बेहतरीन रचना को आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ज्ञान है ना उसका मूल्य इस पर जो MRP लिखा उसमें नहीं तौला जा सकता। ठीक है, MRP कितना है, 180 रुपए। ठीक है, इसको अगर मैं प्रकाशित करने की बजाय अगर इसको रख लूं, किताब पब्लिश न करूं और अपने कोचिंग में लिखवाऊं विद्यार्थियों को, तो इसी को लिखने के लिए केवल आप मेरे सामने बैठकर लिखने के लिए आप कई हजार फीस देते हैं और फिर कहते हैं कि अरे बहुत गजब का नोट्स वहां लिखवाया जाता है, और आपके हाथ में यही नोट्स के फॉर्म में मेरी यही रचना देखकर दूसरे विद्यार्थी मेरे यहां एडमिशन लेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अपने ज्ञान का कुछ हिस्सा बहुत कम पैसे में किताब के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये जान लीजिए किताब के माध्यम से कोई धन अर्जित नहीं कर पाता, अमीर नहीं होता, लेखक अमीर नहीं हो पाता है, नाम होता है उसका, क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि मेरा ज्ञान कम से कम पैसे में लोगों तक पहुंचे। मेरे से ज्यादा अमीर तो इससे वो हो जाएगा जो उसकी फोटोकॉपी करा के बेचेगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं, किताब की गुणवत्ता को समझ रहे हैं। ये कहां उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर। और अगर यहां न मिले या इसके बारे में कुछ समझना बूझना है आपको तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8957568536। अब ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है अनअकैडमी की तरफ से, तो मैं अनअकैडमी की तरफ से कुछ बात करूंगा। बहुत जरूरी है ये सूचना आपके लिए। लेट अस क्रैक PCSJ विद अनअकैडमी, गेट योर सब्सक्रिप्शंस टुडे, यूज कोड PVP लॉ फॉर गेटिंग 10% ऑफ। अगर आप PVP लॉ कोड इस्तेमाल में लाते हैं तो आपको 10% की फीस में छूट मिल जाती है। द मोटो ऑफ अनअकैडमी इज compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. A new batch has begun from 18th February 2022 and it is conducted daily at 8:15 PM evening. इस टाइम पे चलने जा रहा होगा बैच, क्योंकि इस समय 8:15 हो रहा है शाम को।
गुजरात जुडिशरी सर्विसेज रैपिड लिंकिंग बैच, इट इज रैपिड लिंकिंग बैच। ठीक है, ये फैकल्टीज हैं जो पढ़ा रहे हैं इसमें मैं नहीं हूं। ठीक है, आप सब जानते हैं कि मैं अकेडमी पे पढ़ा रहा हूं। Elevate your judiciary exam preparation with these free test series. These are free test series. ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, फ्री टेस्ट सीरीज है, कोई फीस नहीं लगेगी। 2 kinds of test series. Accelerate 2.0, it is for law. Monday IPC, Tuesday CRPC, Wednesday CPC, Thursday Evidence Act, Friday TPA, Contract Act, Saturday Constitutional Jurisprudence, and Sunday Mixed Bag. While there is another series, Challenger series, weekly current affairs, every Saturday and Sunday. अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनलॉक कोड के तौर पे PVP लॉ यूज करेंगे, PVPLAW। और क्या मिलेगा अनअकैडमी अगर इंस्टॉल करते हैं अनअकैडमी ऐप तो? प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, फ्री स्पेशल क्लासेस एवरी डे, प्रतिदिन फ्री क्लास होती है, हजारों विद्यार्थी लाभ लेते हैं, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करिए और उसमें अनलॉक कोड के तौर पर PVPLAW लिखिए और इसको इंस्टॉल करिए। शाम 6:30 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है, फ्री वाली। अनअकैडमी जुडिशरी एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2022-23 प्रिपरेशन। Top educators of Unacademy have curated detailed batch courses to provide you with everything you need to crack judiciary, that is PCRJ। यहां मेरे बैच का नाम है एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी। ठीक है, इसमें मैं CPC पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप कहीं भी किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं, किसी दूसरे फैकल्टी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव, ये एक नए ग्रेड की टीचिंग है। ठीक है, जिसमें आप 1-to-1 टीचर से आपको कनेक्ट किया जाता है, एक स्लॉट बुक होता है, अकेले एक स्टूडेंट एक टीचर से बात करता है, पढ़ता है। ठीक है, इसका सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फीचर क्या है? No distraction, no confusion. Get dedicated 1-to-1 sessions with your mentor. Clear all your doubts with 1-to-1 live mentorship platform. Pricing plan plus subscription 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 18 month, 24 month. ये जो भी फीस है, अगर आप PVP लॉ कोड इस्तेमाल करते हैं तो 10% की छूट मिलेगी। Know our handles, YouTube Unacademy Judiciary and Telegram @TVNJudiciary. Once again about the book. तो ये किताब आपके लिए बहुत उपयोगी है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इसके बारे में सूचना दी है और आप इससे इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।